हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जिस रास्ते से, जिस पाथ से होकर के फ्लो करते हैं, वह सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। मान लीजिए मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड के किसी भी एरिया से, ये ट्रांसवर्स एरिया है, एक साइड से दूसरे साइड की ओर, इस एरिया में से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा, किसी भी एरिया, किसी भी ट्रांसवर्स एरिया से एक साइड से दूसरे साइड में पर सेकेंड जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, वही मैग्नीट्यूड, वही वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर मैं कह दूं टी टाइम में, 1 सेकंड के बदले अगर टी टाइम कह दीजिए, टी सेकंड में क्यू कूलम्ब आवेश अगर फ्लो किया है इस ट्रांसवर्स एरिया से एक साइड से दूसरे साइड पर, तब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, चाहे स्मॉल आई चाहे कैपिटल आई, किसी भी लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं। I इक्वल टू क्यू बाई टी। यह इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन है। डिफिनीशन को फिर से रीड कर लीजिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वह चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अगर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है मेटल रॉड है, मेटल रॉड, मेटल कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं जिससे चार्ज फ्लो करता है, वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड और गैसेस में, लिक्विड और गैस में चार्ज कैरियर किसे कहते हैं? ऐसे पार्टिकल जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्टिकल को ही चार्ज कैरियर कहते हैं। लिक्विड और गैस में चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, दोनों मौजूद हो सकते हैं। लेकिन मेटल रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे कि मेटल में कंडक्शन कैसे होता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन हो गई। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को कहते हैं एम्पियर और शॉर्ट में ए से लिखते हैं। यह एक फंडामेंटल यूनिट है, इसका डायमेंशन ए ही होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यह डिफिनीशन हो गई, डिफिनीशन, फार्मूला, यूनिट। नेक्स्ट, इसके बाद एक एम्पियर की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डिफिनीशन अगर बात करें तो यहां से कहेंगे Q इक्वल टू 1, T इक्वल टू 1, तब I इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब किसी भी ट्रांसफर एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो, तो उस सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वह 1 एम्पियर कहलाएगी। फॉर मेटल, अगर जो मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट चुना है वो मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं कह दूं n फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो, n इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड में फ्लो कर रहा हो, तब चार्ज की वैल्यू, फ्लो होने वाले चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू NE होगी। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट की का फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T जो था, Q की जगह NE बाई T कर देंगे। और इस केस में Q 1 कूलम अगर निकालेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड में
फ्लो हो कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1 कूलाम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना हो किसके लिए, 1 कूलाम, 1 एम्पियर डिफिनीशन को बताने के लिए, तो n की वैल्यू निकालेंगे Q बाई ई, 1 कूलाम बोले, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और इसको डिवाइड करके आप कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एरिया से एक साइड से दूसरे साइड में 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इस एरिया को क्रॉस करके एक साइड से दूसरे साइड में इतने इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, 1 सेकेंड में जा रहे हैं, तब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कहलाएगी। तब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। अगर किसी सर्किट को जैसे हमने बैटरी से जोड़ रखा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये निगेटिव टर्मिनल बन गया, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, वे निगेटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके भीतर डेवलप हो जाएगा, बाद में उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इस साइड से निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने लगेंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, अगर इसमें पॉजिटिव आयंस होते लिक्विड और गैस के लिए, तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे और निगेटिव चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, या बोलिए पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिस डायरेक्शन में चलते हैं, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, या जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे उसके फ्लो होने की, चलने की डायरेक्शन, या निगेटिव चार्ज कैरियर अगर इधर चल रहे होंगे तो उसकी उल्टी दिशा में करंट मानी जाएगी। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेंगे उसकी उल्टी दिशा में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। लेकिन यहां आपको एक बात और समझना है, क्या कि करंट की डायरेक्शन की बात तो हम कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर जिधर चलेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा वही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कैसे समझाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखिए, 3 तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। पहला, जो इक्वेशन है, जो फिजिकल इक्वेशन है, जो फार्मूला है करंट की, I = Q/T, इसमें Q और T दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। कभी भी पहला पॉइंट आपने बता दिया कि I = Q/T में Q और T दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी भी स्केलर क्वांटिटी से मिलकर के कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकती है। इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी हुई। अब दूसरे तरीके से कैसे? अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर है और हम इस तार को ऐसे मोड़ दें, तब ऐसा नहीं कि चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी, करंट की वैल्यू बदल जाएगी। तार को मोड़ देने पर, मेटल वायर को मोड़ देने पर करंट नहीं चेंज होती है। 5 एम्पियर इधर है तो 5 एम्पियर इधर भी होगी। इसका मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती करंट। अगर डायरेक्शन पर डिपेंड करती तो इसका रेजुलेशन पार्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थर्ड तरीके से हम कैसे कहेंगे कि अगर 2 वायर हैं, एक में 3 एम्पियर, एक में 5 एम्पियर है, तो ये दोनों करंट मिलकर के 8 एम्पियर मिलकर के आगे की ओर फ्लो होती है। इसका मतलब कि अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी होती तो इन दोनों का वेक्टर सम होना चाहिए था,
डायरेक्शन को काउंट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों के मैग्नीट्यूड का सम ही रिजल्टेंट करंट की वैल्यू होती है। तो इस 3 तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। केवल डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन को बताता है कि करंट इस दिशा में बह रही है। इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर वो होते उसमें मौजूद हैं तो उसी दिशा में चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट को उल्टी दिशा में माना जाएगा, केवल यह समझा जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल कंडक्टर। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो मेटल कंडक्टर है। इस टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल कंडक्टर है, मेटल रॉड है, इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, इसके एक्सप्रेशन को करने के लिए एक एक टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हम लोग चुनेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, इस पर बात करेंगे। दुनिया का हर पदार्थ, हर मैटर एटम से मिलकर बना होता है। अगर मेटल है, ये मेटल है, तो यह भी बहुत से एटम से मिलकर के बना होगा। ये एटम हो गए। और कोई भी एटम होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वह न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर बहुत सी सर्कुलर ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली अटैचमेंट रहता है, बंधा रहता है, वह उससे अटैच रहता है, अलग नहीं होता है। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, इस एटम से इससे अलग हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से अलग हो गया, इसी इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इस एटम जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी होने के कारण यह एटम अब पॉजिटिव एटम बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या एटम बन जाएगा। ये जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये एटम के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, खाली स्थान है, इसी स्पेस में ये हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। इस वजह से इन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि इनके चलने से इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इस वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दूसरे नाम से पढ़ते हैं। और चूंकि इन्हीं के चलने से चार्ज का फ्लो होता है, इस वजह से इसको चार्ज कैरियर भी कहते हैं, चार्ज कैरियर। तो अब ये मेटल वायर अगर लिया तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज एटम, मेटल एटम होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एटम होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम, वे चलने फिरने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड के द्वारा, मेटालिक बॉन्ड से बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं। इसी वजह से मेटल का निश्चित शेप एंड साइज होता है। केवल चलने फिरने के लिए कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल की तरह यह गति करते रहते हैं, रैंडम थर्मल मोशन करते रहते हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के पूरे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस बिल्कुल रैंडम इधर उधर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण ये थर्मल रैंडम मोशन करते रहते हैं।
इसलिए किसी भी जगह से, एक साइड से इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरेज अपोजिट साइड में भी उतने इलेक्ट्रॉन चलते फिरते रहते हैं। इस तरीके से इनका मोशन होता रहता है। इस मॉडल, इस रूपरेखा से हम अगर मेटल वायर को एक्सप्लेन करेंगे तो यह मॉडल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के नाम से पढ़ा जाता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगली टर्मिनोलॉजी क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल के बीच में, मेटल के अंदर एटम के बीच में जो फ्री स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस, इसी में हमेशा जिग जैग मोशन करते रहते हैं। और यह वेलोसिटी या स्पीड उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मेटल का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन मान लीजिए किसी भी मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है और उनकी वेलोसिटी u1, u2, u3 है, ऐसे डॉट un है। मैंने कहा कि किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने वाले नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होती है। एक साइड से जितने इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे, तो किसी भी नेट डायरेक्शन में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन की रिजल्टेंट वैल्यू 0 कहलाएगी। तो इस वजह से इसकी सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर एवरेज वेलोसिटी हम टोटल करें नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स का, वह वेलोसिटी, वह वैल्यू 0 होती है। इस वजह से हम किसी भी डायरेक्शन में नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होने के कारण नेट चार्ज फ्लो 0 माना जाएगा। इसीलिए कोई भी करंट पहले नहीं बहेगी अगर यह वायर बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है तब। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडम, थर्मल रैंडम मोशन करते रहते हैं और उसकी वेलोसिटी का नाम यह होती है, ये बहुत ही तेज होती है। इसकी ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यह वेलोसिटी इस ऑर्डर की होती है और ये कम या ज्यादा कब हो सकती है, किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देने पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यू घट जाएगी। अगली टर्मिनोलॉजी फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहते हैं, मूव करने के बाद वे आपस में या पॉजिटिव जो मेटल आयन हैं, मेटल आयन से टकराते भी रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं और एवरी कोलिजन के बाद उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा बदल जाती है। लेकिन चूंकि टेम्परेचर तो वही है, इस वजह से उनकी स्पीड नहीं बदलती है, स्पीड वही रहती है, केवल मोशन की डायरेक्शन बदल जाती है। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन दो लगातार कोलिजन के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, अभी टक्कर हुआ, फिर अगली टक्कर कितनी डिस्टेंस चलने के बाद होगा, दो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस कोलिजन के बीच की डिस्टेंस को ही फ्री मीन पाथ कहते हैं। इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। यह एक डिस्टेंस है और यह जो है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर की होती है। 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर की होती है। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच की इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, इलेक्ट्रॉन एक टक्कर किया, फिर अगली टक्कर कोलिजन कितनी डिस्टेंस चलने के बाद करेगा, वह डिस्टेंस मीन फ्री पाथ कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड या टाइम, रिलैक्सेशन टाइम और पीरियड, इसको लैम्डा टाउ से इंडिकेट करते हैं। ये
इसको कैसे समझेंगे हम लोग, क्या चीज होती है? दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल लगता है, दो टक्करों के बीच में लगा हुआ टाइम ही क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन पीरियड और रिलैक्सेशन टाइम। यह जो होती है प्रायः 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर में पाई जाती है। 10⁻⁻14 सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे समझेंगे? ये मेटल वायर है, इस मेटल वायर के टर्मिनल को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, जो टर्मिनल पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होगा, मान लीजिए एक्स वाई ये मेटल वायर है, यह सिरा मेटल वायर का यह सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने के कारण पॉजिटिव वोल्टेज पर, यह नेगेटिव सिरा वाई से जुड़ा है तो नेगेटिव पोटेंशियल पर। दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। मान लीजिए इसकी लेंथ L है, तब इसके मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से जोड़ देने पर इस मेटल वायर, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के सिरों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री है तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर, जो कि बैटरी के जोड़ने के पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, अब सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स F = EE। EQ फार्मूला होता है, Q को रिप्लेस कर दिया E से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है E होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण अब जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे, जो कि रैंडम मोशन कर रहे थे, अब उनका मोशन रैंडम न होकर के रेगुलर हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेंगे। अब इस दौरान, इस समय जबकि इलेक्ट्रॉन रेगुलर मोशन कर रहे हैं, तब दो कोलिजन के बीच में जो उनकी वेलोसिटी होगी, उसकी एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रॉन की दो कोलिजन के बीच में एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यह जो है थर्मल वेलोसिटी के ऊपर सुपर इंपोज एक अगली इस फील्ड के द्वारा डेवलप हुई वेलोसिटी होती है। थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा तो फील्ड लगने से उन पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बढ़ती नहीं जाती है, बल्कि बढ़ते बढ़ते कुछ देर बाद अधिकतम हो जाती है और वह फिर किसी पॉजिटिव एटम से टक्कर मारेगा और टक्कर मारने के बाद वह रेस्ट में आ जाएगा, जो गेन की गई वेलोसिटी है। लेकिन फील्ड फिर से लगा हुआ है, फिर से वह एक्सेलरेट होगा, लेकिन लगातार वह एक्सेलरेट नहीं होता जाता है। थोड़ी वेलोसिटी अचीव करने के बाद, कोलिजन करने के बाद अगेन फिर नए सिरे से वह अपने मोशन को स्टार्ट करता है। तो दो लगातार टक्करों के बीच के एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यह वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? कब ज्यादा हो सकती, कब कम हो सकती है? दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। इसको VD नोटेशन से देते हैं और यह 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है और रेगुलर वेलोसिटी है, जबकि मेटल वायर को किसी बैटरी से, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ करके उसमें करंट फ्लो किया जाता है। उस स्थिति में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, वह वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है।
तो यह इलेक्ट्रिक करंट का इन मेटल कंडक्टर में एक्सप्लेनेशन हुआ। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कि मेटल वायर है तो एटम से अलग हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। इस तरीके से जो रूपरेखा जो सिस्टम हम समझाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के हिसाब से समझाते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इर्रेगुलर मोशन करते रहते हैं। इर्रेगुलर मोशन के दौरान उनकी वेलोसिटी जो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मीन फ्री पाथ, दो टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसकी वैल्यू 10⁹ मीटर के ऑर्डर की होती है। रिलैक्सेशन पीरियड क्या है? दो कोलिजन के बीच में लगा हुआ टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन को ही रिलैक्सेशन टाइम या पीरियड बोलते हैं। 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब पढ़ेंगे? जबकि किसी मेटल वायर को किसी बैटरी से जोड़ करके इसमें इलेक्ट्रॉन को एक रेगुलर मोशन प्रदान करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन की दो कोलिजन के इंटरवल के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से पढ़ी जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? मान लीजिए मेटल वायर है, मेटल वायर, इसको बैटरी से जोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके भीतर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये कोई ट्रांसवर्स एरिया है। इस ट्रांसवर्स एरिया, मेटल की ट्रांसवर्स एरिया की वैल्यू ए मान लीजिए, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। केवल एज्यूम किया गया है। तो किसी भी ट्रांसवर्स एरिया, यूनिट ट्रांसवर्स एरिया से फ्लो होने वाली करंट, एक साइड से दूसरे साइड में फ्लो होने वाली यूनिट, अगर ए एरिया से आई करंट फ्लो कर रही है तो यूनिट एरिया से जो फ्लो होगी करंट, उसी को करंट डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट ट्रांसवर्स एरिया से फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को ही करंट डेंसिटी बोलते हैं। ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या होगी? दोनों की यूनिट पुटअप कर दीजिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल अगर फॉर्मूला बात करेंगे, L2 एम्पियर को A से लिखेंगे और मीटर को L-2, L-2 A L-2। यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आप कहोगे कि करंट डेंसिटी की फिर डायरेक्शन बताइए, तो इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। वेक्टर J इक्वल टू I बाई वेक्टर A। एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये छोटा टॉपिक था, केवल इसकी डिफिनीशन, यूनिट ट्रांसवर्स एरिया से फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को ही करंट डेंसिटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोल दीजिए, चाहे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोल दीजिए, एरिया वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद रिलेशन, अगला टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे? देखिए, एक मेटल वायर ले लीजिए, ये मेटल वायर ले लिया मैंने, नाम दे दिया XY। ये जो मेटल वायर मैंने चुना है, इसकी ट्रांसवर्स एरिया, ये ट्रांसवर्स अगर सिलेंड्रिकल है तो सर्कुलर ट्रांसवर्स एरिया A है और इसकी लेंथ L है। और अलग अलग मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। मेटल का मटेरियल बदल देने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं। जिस मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होते हैं वह मेटल उतना ही अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। जनरली जो मेटल यूज करते हैं हम लोग उसमें 10⁻29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतने पाए जाते हैं। और सबसे अच्छा मेटल जो होता है सिल्वर होता है, उससे कम कंडक्टर कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है, फिर एल्युमिनियम होता है और उसके बाद आयरन का नंबर आता है। तो कंडक्टिविटी का एक सीरीज बता दिया। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, उससे कम कंडक्टर इसमें 10⁻29, इसमें 10⁻28 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये होते हैं। आप यहां पर आ जाइए। अब ये मेटल है XY, ट्रांसवर्स एरिया A, लेंथ L और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ये मेटल का मटेरियल का कैरेक्टर होता है। अलग अलग मेटल की को लेने पर इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ये मेटल की बात किया, अगर इसको अब किसी बैटरी से जोड़ दें और जोड़ करके इनके बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दें, तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसके भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे सारे इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा सभी फ्री इलेक्ट्रॉन रेगुलर होकर के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे और उसकी एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। Vd मीटर पर सेकेंड की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। यहां से बात करिए, एक सेकेंड में फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक सेकेंड में फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वह Vd होगी। Vd मीटर पर सेकेंड, Vd मीटर डिस्टेंस एक सेकेंड में ट्रेवल करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इस डिस्टेंस को इसकी ट्रांसवर्स एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, Vd इंटू ए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कवर किया गया, घेरा गया वॉल्यूम पर सेकंड मिल जाएगा। वॉल्यूम कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, पर सेकंड, एक सेकंड में उसने कितना एरिया कवर किया। चूंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, इसलिए इतना ये वॉल्यूम हो गया। A इंटू Vd वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaVd, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक सेकंड में। किसी भी मेटल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करेंगे। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है E, और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए टोटल चार्ज की वैल्यू अगर कहेंगे तो E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, NeAVd। ये चार्ज कूलम पर सेकंड की बात हो रही है कि इतने
इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण 1 सेकंड में इतना कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा, और 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करता है वही चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसलिए यही वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट की NeAVD, इलेक्ट्रिक करंट की यही वैल्यू होगी। कैसे? हम लोगों ने डेरिवेशन किया, फिर से रिवाइज करते हैं। 1 सेकंड में VD मीटर पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस VD मीटर। इस डिस्टेंस को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस इंटू एरिया वॉल्यूम कवर्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, सारी बातें 1 सेकंड के लिए, इतना वॉल्यूम कवर्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, और यूनिट वॉल्यूम में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n मानी गई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में। यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये n से मल्टीप्लाई कर दिया, NeAVD नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, और 1 इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर E टाइम्स चार्ज हो गया, और यह चार्ज फ्लो हो रहा है जो वो 1 सेकंड में है। इसलिए पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसलिए ये रिलेशन हमको इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच मिल गया। इसी के आगे बात करें कि करंट डेंसिटी की इक्वेशन होती है I/A, तो इस करंट वाली इक्वेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो NeVD यह रिलेशन किसमें बन गया? करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी के आगे बढ़ जाइए तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस रिलेशन को समझाने की कोशिश किया कि डिस्टेंस, वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, और यह चार्ज फ्लो होने वाला चार्ज है, रेगुलर मोशन में बात हो रही है, 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, यही इलेक्ट्रिक करंट कहलाया। इस तरीके से यहां तक हम लोगों ने आज स्टडी किया। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ने के बाद अगला टॉपिक हम लोग चुनते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे हम लोगों को चलने के लिए कोई पाथ है, कोई रोड है, उस पर हम लोग चलते हैं। साइकिल से अगर चल रहे हैं तो अगर पैडल चलाना बंद कर दें तो थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कुछ न कुछ वह जो रोड है हमारे चलने में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा करती है। और देखिए, जो रोड है वह किस मटेरियल की बनी हुई है? ईंटे की बनी है कि बिल्कुल मिट्टी है, उबड़ खाबड़ है कि मार्बल की बनी हुई है? अलग अलग रोड पर चलने पर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है अलग अलग होता है। और देखिए, वही रोड पर हमको कम दूरी तक चलना हो, कम डिस्टेंस तक चलना हो, तो कम ही रुकावट का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक अगर हमको चलना होगा तो ज्यादा डिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगी। और बात कि जो रोड है उसकी एरिया, सरफेस एरिया अगर कम है, और कम एरिया पर, जैसे सकरी गली में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाए तो उसमें आप बहुत हाई स्पीड से नहीं चल सकते। अगर हाईवे है, 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन, बहुत चौड़ी रोडें हैं, तो आप उस रोड पर बहुत हाई स्पीड से जा सकते हैं, बहुत ज्यादा रुकावट नहीं आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलेगा। मीन्स एरिया ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कम है, और सकरी गली है उसमें रुकावट ज्यादा होगी। इन्हीं सब बातों पर जैसे हम लोगों ने अपने व्यवहार के लिए मैंने डिस्कशन किया, उसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है, ये मेटल कंडक्टर है, इस मेटल कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव एंड बन जाएगा, नेगेटिव एंड बन जाएगा, और इसके भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड
अपने आप पैदा हो जाएगा और जो मेटल है, कंडक्टर है, एक्स वाई नाम दे दिया मैंने इस कंडक्टर का, इसके सिरों के बीच बैटरी के द्वारा एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जो इसके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, बैटरी लगाने से पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, जिसको हम थर्मल रैंडम मोशन के नाम से पढ़े हुए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉनों पर, सारे इलेक्ट्रॉनों पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फोर्स EQ फार्मूला होता है, लगने लगेगा और जिसकी डायरेक्शन, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड की तरफ इस पर फोर्स लगेगा और चलने लगेंगे। लेकिन चलेंगे, फोर्स लगने के कारण वे एक्सेलरेट होने चाहिए, लेकिन एक्सेलरेट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो चलते हैं थोड़ी दूर तक, उसके बाद किसी मेटल आयंस से या मेटल एटम्स से या दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर लेते हैं, टकरा जाते हैं। टक्कर खाने के बाद उनकी वेलोसिटी लगातार नहीं बढ़ पाती है, वे फ्री होकर नहीं चल पाते हैं। वह मेटल उनके चलने में एक ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है। यही जो आयंस हैं, उनके चलने से ही इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, ये ही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स में, लिक्विड में, तो उसमें आयंस होते हैं। आयंस के चलने में इसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट इसी के चलने से फ्लो होती है। चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही करंट कहते हैं। तो चार्ज कैरियर के चलने में, सीधी सी बात, सिंपल, चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने में जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है उस मेटल के द्वारा, वह ऑब्स्ट्रक्शन ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। किसी भी, और इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ भी हो सकता है, मेटल कंडक्टर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकते हैं। जहां भी करंट बहता है, जिस रास्ते से चार्ज कैरियर चलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। उस सर्किट के द्वारा चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन के चलने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जो रुकावट आ जाती है, उसी का नाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। यह रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, किस कब बदल जाता है, किस पर डिपेंड करता है? पहली बात, मेटल के मटेरियल पर। मेटल के मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है? सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, अलग अलग मटेरियल। जैसे मैंने अभी बात किया अपने लिए, बिहेवियर के लिए, और रोड गीली मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, ईंटे का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। आप इसी मार्बल पर आप गेंद को लुढ़का दीजिए, खुद चलिए, तो ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है मेटल के मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का वह कंडक्टर है। दूसरा, लेंथ पर। थोड़ी दूर चलना होगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जैसे बहुत टूटी फूटी रोड हो तो हम लोग सोचते हैं कितनी जल्दी से रोड पार हो जाए कि रुकावट कम पड़े, हम स्मूथली चल सकें। तो ज़्यादा लंबा चलना होता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। आर की वैल्यू उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मटेरियल पर, वह मटेरियल किस चीज का है, सिल्वर है, कॉपर है, उतने ही लेंथ का, सेम लेंथ के दो कंडक्टर ले, सेम एरिया के दो कंडक्टर ले, एक कॉपर हो एक सिल्वर हो, दोनों मटेरियल अलग अलग होने के कारण दोनों का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा।
अगर एक ही मटेरियल यही है, कॉपर है, दूसरा कॉपर ले लें लेकिन लेंथ बदल दें, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया बदल देने पर भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? चार्ज कैरियर के चलने में आया हुआ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, बाधा का नाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। वह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल पर, लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बदल देने पर उसका डायमेंशन, फिजिकल कंडीशन बदल जाती है। लेंथ बदल सकती है, एरिया बदल सकती है और उसका फिजिकल कंडीशन भी बदल सकता है। जैसे सॉलिड लिक्विड भी एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने घटने से। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये होता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो के इक्वल होता है। किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो के इक्वल होता है। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। अगर हम कहें यूनिट ऑफ आर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट बाई एम्पियर, और इसी को ओम्स बोलते हैं। और ओमेगा इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं लेकिन पढ़ेंगे ओम ही। ओमेगा सिंबल कहीं कहीं पढ़ते हैं ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ आर ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए पहले फंडामेंटल यूनिट निकाल लीजिए। फंडामेंटल यूनिट इसको निकालने के लिए पहले फंडामेंटल यूनिट, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। जूल बाई कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, जूल बाई कूलाम एम्पियर। और जूल की फंडामेंटल यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। हाफ एमवी स्क्वायर किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। किसकी जगह आया? जूल के स्थान पर। और Q इक्वल टू आई टी, एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहते हैं, एम्पियर सेकेंड। ये इस कूलम की जगह, ये जूल की जगह और एक एम्पियर और बचा हुआ है। तब क्या बन गया सब मिलाकर के? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3 एम्पियर पावर -2। यह इस ओम की यूनिट को फंडामेंटल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर ml2 t-3 a-2। इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और फंडामेंटल यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया मैंने, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर बात हुई। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर कोई सर्किट ज्यादा रेजिस्टिव है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो चार्ज कैरियर को चलना, कंडक्ट होना मुश्किल होता, उतना ही मुश्किल।
और अगर उसकी रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्ट होना इजी होगा। मींस उल्टा रेशियो, रेसिप्रोकल, किसी भी जी से इंडिकेट करते हैं किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। इनवर्स के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इसकी यूनिट ऑफ जी 1/ओम या इसको MHO भाव। और एक और यूनिट है, क्योंकि इस टॉपिक के योगदान में, इसके स्टडी में ओम्स का बहुत ही साइमंस ओम, इसलिए इसकी यूनिट साइमंस SIEMEN भी पढ़ते हैं, साइमन। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस, चलना फिरना जितना इजी होगा उसका ऑब्स्ट्रक्शन उतना ही कम होगा। चलना फिरना जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, जितनी इजीली चल लेंगे, कब इजीली चल लेंगे, जब उसकी रुकावट रेजिस्टेंस कम होगा। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। ओम्स लॉ आता है अगला टॉपिक। ओम्स लॉ क्या है? जॉर्ज साइमन ओम, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने इस रूल को बनाया है। अगर एक कंडक्टर हम लें, एक कंडक्टर ले लिया मैंने, इसकी लेंथ निश्चित है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया निश्चित है, केवल क्या बदल रहे हैं, इसके एक क्रॉस जो बैटरी लगा करके मैं इसके एंड के सिरों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, पोटेंशियल को बदल रहा हूं। तब मान लीजिए पोटेंशियल को नापने के लिए आप वोल्टमीटर लगा दीजिए। वोल्टमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है। और इस सर्किट में कितनी करंट है, करंट को अमीटर से नापते हैं। अमीटर लगा दीजिए, किस लिए? करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जिस भी कंडक्टर के एकरास की बात हो रही है उसके एकरास वोल्टमीटर लगा दीजिए। अगर अप्लाइड वोल्टेज, बैटरी को बदलेंगे तो ही वोल्टेज बदलेगा। अलग अलग बैटरी, अलग अलग पोटेंशियल की, अलग अलग पावर की बैटरी को बदल देने पर इसके अक्रॉस अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। मान लीजिए कि 10 वोल्ट लगाने पर इसमें करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। तो ओम ने क्या पाया था? वोल्टेज को डबल कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया। तो क्या फाइंड आउट किया? क्या रिजल्ट मिला? करंट भी डबल हो गई। अगर 10 के बदले 20 के बदले 30 वोल्ट कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स, तब करंट भी 3 टाइम्स हो गई, 3 एम्पियर हो गई। ऐसा रिजल्ट और ऐसा आपके सिलेबस में एक्सपेरिमेंट है। फिजिक्स के लैब में आप लोग एक्सपेरिमेंट करके पाओगे क्या कि वोल्टेज, किसी भी मेटल कंडक्टर के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। वोल्टेज को जितना गुना, जितने टाइम्स कर देंगे, करंट भी उतने टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स कर दीजिए 40 वोल्टेज, 4 एम्पियर हो जाएगी। ऐसा किसने देखा था? ओम साहब ने। सर जॉर्ज साइमन ओम ने ऐसा पाया था रिजल्ट। लेकिन कब पाया था? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। यह होनी चाहिए बात जरूरी, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। न इसका टेम्परेचर बदले, न लेंथ बदले, न एरिया बदले।
अगर इसी कंडक्टर की बात करें, कोई भी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना होने पाए, कोई चेंजिंग ना हो, क्योंकि टेम्परेचर बदल जाएगा तो उसकी लेंथ भी बदल सकती है। फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट है तब हम बात करेंगे कि इस मेटल कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज और इसमें फ्लो करने वाली करंट आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं। रिलेशन, और इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके आर लगाया जाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है इस मटेरियल के लिए, इस कंडक्टर के लिए, इस कंडक्टर के लिए एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I, जो कि अभी इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि किसी भी ओम्स लॉ, अब कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि किसी भी कंडक्टर की, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तब उसके अक्रॉस अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के कारण उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट, दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसको हम लोग सेंटेंस में सजा देंगे, इनकी रूल, इनका लॉ बन जाएगा। R इक्वल टू V/I। R जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, V/I, और इसकी यूनिट ओम होती, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए बच्चों, ओम्स लॉ की स्टडी करने के बाद अगला टॉपिक उस लॉ का डेरिवेशन करते हैं। हम लोग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल कंडक्टर है, ये मेटल कंडक्टर ले लिया मैंने, नाम दे दीजिए XY, इस कंडक्टर का नाम है, इसकी लेंथ L है और इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N मान लिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे कहते हैं? यूनिट वॉल्यूम में मौजूद जितनी भी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, ये मेटल की बात हुई। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बदलती है? मटेरियल बदल देने पर। सिल्वर के बदले कॉपर ले लीजिए, N की वैल्यू बदलेगी, लेकिन यही मटेरियल ले और हम लेंथ को कम ज्यादा कर दें, मोटा कर दें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बदलेगी। सिल्वर की है तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निश्चित होती है। मान लीजिए मेरे पास यह सिस्टम है, XY एक मेटल कंडक्टर है, लेंथ L है, एरिया A है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N है। इस मटेरियल की बात किया अभी। अब इस कंडक्टर को मैं बैटरी से जोड़ दे रहा हूं, ये बैटरी बना दिया मैंने। बैटरी लगा करके इसके अक्रॉस V वोल्ट अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, और इसके कारण, बैटरी से जोड़ने के कारण इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एंड बन जाएगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव एंड बन जाएगा। इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सभी इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स F की वैल्यू E के इक्वल होगी और इसकी डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होगी। इस फोर्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने की कोशिश करने लगेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, लेकिन बहुत ही थोड़ी स्मॉल डिस्टेंस चलने के बाद वो किसी मेटल के एटम से कोलिजन करता है, एटम से कोलिजन कर सकता है, या एटम जो आयन बन चुके हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है
उससे कोलिजन कर सकता है या किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से भी कोलिजन कर सकता है। और कोलिजन जब करता है, टक्कर मारता है, तो टक्कर मारने के पहले जितनी भी एनर्जी या वेलोसिटी जो गेन किया था वो कोलिजन के कारण उसको ट्रांसफर हो जाती है और वो फिर नए सिरे से अगेन तैयार होकर के गति करना, एक्सेलरेट होना प्रारंभ करता है। तो हर कोलिजन के बाद उसकी एक्सेलरेट हुई एनर्जी एटम को ट्रांसफर हो जाती है और जब एटम को एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो उस एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके कारण धीरे धीरे आप देखते होंगे किसी भी वायर में, मेटल कंडक्टर में बहुत देर तक करंट अगर फ्लो करती है तो वायर गर्म हो जाता है, हीट कर जाता है। क्यों? कि वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वे मेटल एटम से टक्कर मार करके अपनी गेन हुई एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं और नए सिरे से इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी पा करके फिर से एक्सीलरेट होना चालू करते हैं। लेकिन चूंकि बहुत कम डिस्टेंस पर चल करके हुए बार बार कोलाइड होते रहते हैं, इसलिए इनकी ये गेन की गई जो वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होती है। हाँ, बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलते हैं और अब पहले अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है तब उसके पास तो थर्मल एनर्जी थी, थर्मल वेलोसिटी थी। इसके अलावा गेन की गई यह इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा गेन की गई वेलोसिटी मिलेगी। टोटल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू जो होती है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पीछे हेडिंग में पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन I एंड VD, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डेरिवेशन कर चुके हैं। इसका रिलेशन होता है I = NeAVD। NeAVD रिलेशन बिटवीन I एंड VD एंड रिलेशन बिटवीन E and V, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V = E × D होता है, D के स्थान पर L हो जाएगा और इससे आप E की वैल्यू निकालोगे V/L रिलेशन टू। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बैटरी जोड़ देने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा F = E × e रिलेशन 3। एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स रूल, एक्सेलरेशन A = F/m। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड F = ma पड़े हुए हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ, F की वैल्यू लगा दीजिए E/m और E की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे V/L mLE रिलेशन 4 हो गया। बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन V = U + AT होती है। फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करिए, दो कोलिजन के बीच में बात करें, मान लीजिए उस इलेक्ट्रॉन की
जो थर्मल वेलोसिटी है वह u1 है। जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रहे हैं उसकी थर्मल वेलोसिटी u1 है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा a जो है एक्सेलरेशन लग रहा है और दो कोलिजन के बीच में जो टाइम टेकिंग ले रहा है, रिलैक्सेशन पीरियड है, या दो कोलिजन के बीच में लगा हुआ जो टाइम है, टाइम पीरियड है, τ1 है। यह रिलेशन 5 इस इक्वेशन की मदद से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे मैंने निकाला, सिमिलरली फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसी तरीके से जितने भी इस मेटल में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन उसकी बात करें, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 = u2 + a τ2। सब पर एक्सेलरेशन सेम होगा। हो सकता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उनकी थर्मल वेलोसिटीज अलग अलग हो, u1 u2 इस तरीके से v3 u3 + a τ3 ऐसे होंगे, और n इलेक्ट्रॉन अगर कंसीडर करें हम un + a τn, ये रिलेशन बनेंगे अदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सारे इलेक्ट्रॉन का अगर एवरेज वैल्यू निकालें, वही वेलोसिटी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस vd से इंडिकेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, उसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v1 + v2 + v3 + ... vn/n। vd = इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, u1 + a τ1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन u2 + a τ2 + ... un + a τn/n। सिंप्लीफाई कर लीजिए, u1 + u2 + ... un + un/n। a कॉमन ले लीजिए, क्या रिलेशन मिलेगा, τ1 + τ2 + τn/n। यह चूंकि सारे इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर नहीं लगाते हैं तब इसमें कोई करंट नहीं माना जाता है। किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। थर्मल रैंडम मोशन होने के कारण थर्मल वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू 0 होगी, और सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए कोलिजन के बीच में, दो कोलिजन के बीच में लगे हुए टाइम रिलैक्सेशन पीरियड का एवरेज वैल्यू ही उस मेटल का, उस टेम्परेचर पर, उस मेटल के लिए रिलैक्सेशन पीरियड टाउ बोलते हैं। टाउ इसकी एवरेज वैल्यू, और टाउ को कहेंगे क्या, रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड। इस तरीके से vd की वैल्यू जो है a टाउ फाइंड आउट हो गई। रिलेशन 7 a टाउ, vd की वैल्यू रिलेशन 1 में पुट कर दे बाय इक्वेशन 1, I = NEA, vd की जगह a टाउ, और a की वैल्यू कहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 4 से, बाय 4।
ए की जगह VE/ml इंटू टाउ। यह रिलेशन मिला। I इक्वल टू NE स्क्वायर ए टाउ, बाई ml इंटू V। और ओम्स लॉ बोलता है V बाई आई कांस्टेंट होता है और यही कांस्टेंट वैल्यू R कहलाती है। तो इसकी मदद से V बाई आई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो रिलेशन मिलेगा ml/ne स्क्वायर ए टाउ। इसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, टाउ रिलैक्सेशन पीरियड। अगर उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट मिलेंगी। मींस ये इक्वल कांस्टेंट आप लिख सकते हैं और इसी कांस्टेंट को ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू ml/ne स्क्वायर ए टाउ। तो इस तरीके से जो ओम्स का लॉ था कि V बाई आई या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V बाई आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहां कांस्टेंट मिली और रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई R इक्वल टू ml/ne स्क्वायर ए टाउ। R की वैल्यू मिली ml/ne स्क्वायर ए टाउ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओम्स लॉ का डेरिवेशन कंप्लीट किया। चलिए बच्चों, आज हम लोग ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ने के बाद अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, इसको समझेंगे आज। ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई मेटल कंडक्टर है, मान लीजिए ये मेटल कंडक्टर है मेरे पास, किसी भी मटेरियल का बना हो, इस कंडक्टर की लेंथ L कह दीजिए और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A है। तब इस कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ करके इसके एक्रॉस दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V लगाया जा रहा है। V पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर के एक्रॉस। तब इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर मान लीजिए इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू I है। V वोल्टेज पर फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू I है। तब ओम्स लॉ कहता है, बाय ओम्स लॉ इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R की वैल्यू V बाई आई, ये ओम्स लॉ बोलता है। यह हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं ओम्स लॉ में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है और इस लॉ का डेरिवेशन कैसे हुआ है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसी तरीके का ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करती है, लेंथ पर, एरिया पर, इन बातों पर डिपेंड करती है और उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। मींस मटेरियल, डायमेंशन एंड टेम्परेचर, इन फैक्टर पर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मान लीजिए इसी तरीके का मेरे पास दो कंडक्टर है, बिल्कुल सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल। एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है।
दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों की एरिया भी सेम है, दोनों के एक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है और दोनों में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू भी सेम है। मान लीजिए ऐसा, मेरे पास सिमिलर दो कंडक्टर है, दोनों के एक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई किया गया है, सेम करंट है, सेम लेंथ है, तब इन दोनों कंडक्टर को अगर साइड बाय साइड एंड टू एंड कंबाइन कर दें, जोड़ दें, ऐसा कर दें, ये कंबाइंड कंडक्टर बन गया मेरा, तब इस कंडक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी? अब 2L हो जाएगी। और मान लीजिए ये कंडक्टर पार्ट ये है और दूसरा उधर का है, तो इधर L मिलकर के 2L हो गए, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है। V वोल्टेज यहां तक था, V वोल्टेज यहां है। अब टोटल कंबाइंड कंडक्टर जो बन गया उसका वोल्टेज हो जाएगा 2V, लेकिन करंट यहां से आई, इसमें आई बढ़ी, वही करंट आई आगे बढ़ गई और वही सर्किट में फ्लो करने लगी। मींस कंबाइंड कंडक्टर में भी करंट आई ही है, लेकिन वोल्टेज 2V हो गया। कंबाइंड कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग कि कंबाइंड कंडक्टर सेम दो कंडक्टर लेकर के उनको एंड टू एंड कंबाइन कर दें, लेंथ डबल कर दिया मैंने, एरिया पर कोई परिवर्तन नहीं किया, तब ओम्स लॉ के अनुसार इस कंबाइंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहे, चूंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, तो वोल्टेज कितना हो गया? अब 2V हो चुका है और करंट क्या है? सेम, चाहे इसमें चाहे कंबाइंड सिमिलर करंट होगा, करंट की वैल्यू आई ही है। और V बाई आई जो है एक सिंगल जो कंडक्टर था उसका रेजिस्टेंस है, तब V बाई आई को हम रिप्लेस कर देते हैं R से, तब इसकी वैल्यू मिल गई 2R मिल गई। क्या हम लोगों ने रिजल्ट पाया कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दे रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो गया। कंबाइंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस पहले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस सिंगल था R था उसका डबल हो चुका है। देयरफॉर हम लोगों ने क्या रिजल्ट पा लिया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर हम लोगों को यह रिजल्ट मिला। अब देखिए एरिया पर, जरा डायमेंशन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर का डायमेंशन बदल दे तो क्या परिवर्तन होता है। तो लेंथ को डबल कर देने पर एरिया वगैरह मटेरियल को नहीं चेंज किया है मैंने, केवल लेंथ को डबल कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो गया। इसके आगे अगर मैं इसी कंडक्टर की बात करूं, मेरे पास यही कंडक्टर है जिसमें I करंट है और अप्लाइड वोल्टेज V है, लेंथ L है। यहां पर मैं उल्टी बात कर रहा हूं, लेंथ को नहीं बदलूंगा, इसको काट करके सिमिलर दो पार्ट में बांट दिया। जो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया यहां A मानी गई थी, दो हाफ पार्ट में कर देने पर, आधा टुकड़ा बना देने पर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A/2, इसकी भी क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 हो जाएगी। अब दो पार्ट में, सिमिलर पार्ट में दो टुकड़े बना दिया मैंने, इस कंडक्टर के दो टुकड़े बना दिया। लेंथ तो यहां सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गई, A/2 हो गई। लेकिन चाहे यह छोटा वाला पार्ट ले चाहे इसके पार्ट ले, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट चाहे ले चाहे सेकंड पार्ट ले, लेकिन जो एक करंट आकर के पूरे में I बह रही थी कुल मिलाकर के, तो I/2 पहले में हो जाएगी, I/2 दूसरे में हो, करंट बहेगी, I/2 मिल करके टोटल करंट I दिखाया गया है। अब एक पार्ट की बात करें
एक कंडक्टर जो छोटा सा टुकड़ा हाफ पार्ट में बांट दिया है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर इस एक पार्ट के रेजिस्टेंस R1 इसका है, R1 इसका है, तब एक पार्ट के लिए बात करें कि उसका एरिया को आधा कर देने पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। R1 की वैल्यू R होता है V बाई E, चूंकि इसका भी वोल्टेज V है, इसका भी वोल्टेज V है और टोटल पहले वाले कंडक्टर का भी वोल्टेज V है, तो वोल्टेज तो वही रहेगा, लेकिन करंट इस पार्ट के लिए, आधे पार्ट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, I बाई 2 हो गई, 2 पलट करके ऊपर आ गया, 2V बाई I मिला और V बाई I की वैल्यू ही R है जो हम लोगों ने शुरू में लिया था। कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस R था और उसको दो पार्ट में बांट देने पर हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस डबल हो गया। रिजल्ट मिल गया हम लोगों को कि किसी भी कंडक्टर की एरिया को आधा कर देने पर उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। इसका मतलब कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह रिजल्ट हमको मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या डायमेंशन पर बात किया, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग these two equations क्या पाएंगे, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, एक कांस्टेंट लगाएं, कांस्टेंट रो लगाया जाता है, रो L बाई A, इसको रो पढ़ा जाता है। रो क्या चीज है, ये फार्मूला बन गया R इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी का नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये जो कांस्टेंट है जिसको कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, यह केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, केवल मटेरियल। इसकी वैल्यू कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसकी वैल्यू जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से डिफाइन किया जा रहा है इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वनली मटेरियल पर डिपेंड करती है। हाँ, मटेरियल के साथ साथ अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तब भी इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर के मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। यूजिंग ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वेशन, वे इक्वल टू आई आर, किसी भी कंडक्टर के लिए बात करें, वे इक्वल टू आई आर, इसी के लिए बात करिए, वे इक्वल टू आई आर। हम लोग V और E में रिलेशन, E एंड V में रिलेशन पढ़े हुए, V इक्वल टू E इंटू डी होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन पढ़ के आए हुए फर्स्ट चैप्टर में। V इक्वल टू E इंटू डी, डी डिस्टेंस, V वोल्टेज डिफरेंस, V और इसके अंदर जो पोटेंशियल अप्लाई कर देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है उसकी वैल्यू मैंने मान लिया E है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E है।
तो V इक्वल टू E इंटू 2, D के स्थान पर E इंटू L हो जाएगा। I और R की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है बाय 4 इक्वेशन से, रो L बाई A, रो L बाई A, L से दोनों साइड में L कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल टू I बाई A इंटू रो, और I बाई A किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाली करंट को I बाई A को J बोलते हैं, I बाई A, और J को बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो I बाई A को रिप्लेस कर देंगे हम लोग क्या, J से, J E इज इक्वल टू J रो। इस तरीके से इस इक्वेशन से अगर रो की वैल्यू कैलकुलेट करें तो E बाई J, यह रिजल्ट मिलेगा इक्वेशन 5। मीन्स अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ऐसे भी डिफाइन, इस इक्वेशन की मदद से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के भीतर किसी भी स्थान पे, मान लीजिए यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और क्या करंट डेंसिटी है, दोनों का रेशियो उस कंडक्टर के मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहा जाता है। किसी भी कंडक्टर के भीतर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी का रेशियो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस मटेरियल का होता है। और एक बात, एक रिलेशन और ले सकते हो, यहां से 4 से बाई 4 रो इक्वल टू R ए बाई L बाई 4, इक्वेशन 4, R ए बाई L। और ओम्स लॉ के डेरिवेशन में, ओम्स लॉ के डेरिवेशन में किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या मिला हुआ है रेजिस्टेंस, R की वैल्यू ml बाई NE स्क्वायर A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ किसकी वैल्यू है, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू। कहां से इक्वेशन फाइंड आउट किया है, याद करिए ओम्स लॉ का डेरिवेशन जब हम लोग किए थे उस टॉपिक में यह इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है, निकला है, डिराइव हुआ है। R की वैल्यू अगर इसको यहां पर पुटअप कर दें, रो इक्वल टू ml बाई NE स्क्वायर A टाउ, A बाई L, A से A कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, और रो इक्वल टू M बाई NE स्क्वायर टाउ, ये रिलेशन 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या नजर दौड़ा रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, रो की वैल्यू के लिए 3 पार्ट में इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। एक इक्वेशन है E बाई J, दूसरा है RA बाई L, तीसरा है M बाई NE स्क्वायर टाउ। इस तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए ये रिजल्टेंट इक्वेशन बन गई। इसमें अगर यहां से हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, M जो है क्या है, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू, टाउ रिलैक्सेशन पीरियड, यहां से हमको पता चल रहा है ये मटेरियल पर, ये टेम्परेचर पर होने के कारण रो की वैल्यू उस कंडक्टर के मटेरियल बदल देने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदल जाता है। अगर वही मटेरियल है, उसका टेम्परेचर बदल गया, तब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टॉपिक पूरा किया। लेकिन हाँ, जरा यूनिट पर बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट यहां से बात करेंगे, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया तो ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर।
ओम मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो ओम का तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला लगा लीजिए तो रो का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। सो रो सिंबल से इंडिकेट करते हैं। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट हुई है E बाई जे। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। J क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A। और अगली इक्वेशन इसी की थी R A बाई L। R रेजिस्टेंस, A क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यह है M बाई N E स्क्वायर टाउ। यह इक्वेशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, जो कि इस टॉपिक के पहले अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। कंडक्टेंस किसे कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, पीछे भी आपने बात किया है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसको सिग्मा पढ़ते हैं 1 बाई रो। रेजिस्टेंस का उल्टा, इनवर्स के इक्वल, सिंपल केवल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है 1 बाई रो। सारे उल्टा कर दीजिए, हमको बहुत इजीली इसकी इक्वेशन पता चल जाएगी। 1 बाई रो J बाई E L बाई आर ए N E स्क्वायर टाउ बाई M। यह स्पेसिफिक कंडक्टेंस की इक्वेशन हो गई। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ सिग्मा कंडक्टेंस की यूनिट, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1 बाई ओम मीटर। और ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, ऐसा इसकी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था कि रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। यूनिट, इक्वेशन, इतनी जानकारी होनी चाहिए।